हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर्षिता सुबह ट्रैक सूट पहनकर घर से मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क पहुंचती है, जहां वो जॉगिंग कर रही होती है। जॉगिंग करते करते वो पसीने से भीग जाती है। तभी सामने से आ रहे मेहुल नाम के लड़के से वो टकरा जाती है और वो टकरा कर बस गिरने वाली होती है कि तभी मेहुल उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए मन में कहता है, इस चिलचिलाती गर्मी में ये कैसी ठंडक हाथ लगी है। थैंक यू संभालने के लिए, पर अभी आप मुझे छोड़ सकते हैं। हाँ जी, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपसे जानबूझकर नहीं टकराया। वो तो आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? टकराए तो हम दोनों है ना, और बल्कि आपने तो मुझे गिरने से भी बचाया है, इसीलिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। कोई बात नहीं। वैसे आप रोज यहाँ जॉगिंग करने आती हैं? हाँ, और आप? मैं रोज तो नहीं, पर कभी कभी आ जाता हूँ जब गलती से जल्दी नींद खुल जाती है। वैसे मेरा नाम मेहुल है। मैं हर्षिता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, तो इसी बात पर मिलाइए हाथ। मेहुल के इतना कहते ही हर्षिता मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाती है और मेहुल झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से वही ठंडक महसूस होती है। कुछ देर में हर्षिता वहाँ से चली जाती है तो मेहुल उसे देखते हुए कहता है, यार, ये आग बरसती गर्मी में कोई लड़की इतनी ठंडक लेकर कैसे घूम सकती है। उसे देखकर आंखों को ठंडक तो मिल ही रही थी और उसके हाथ भी कितने ठंडे थे। मेरी मॉर्निंग गुड की जगह कूल हो गई। कुछ देर में हर्षिता जब घर पहुंचती है तो अपनी माँ सुलोचना को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ, कहाँ हो आप? अरे घर में ही हूँ, पड़ोस में नहीं हूँ जो इतना चिल्ला रही है। आ गई भागकर? माँ, उसे भागना नहीं जॉगिंग कहते हैं। और मैं नहाने जा रही हूँ, आप मेरे कपड़े प्रेस कर दो। अरे बाहर बरसात हो रही है क्या जो तेरे कपड़े इतने भीगे हैं? माँ, ये कपड़े बारिश से नहीं बल्कि पसीने से भीगे हैं। आपको तो पता है ना, मुझे नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्वेटिंग होती है। हाँ, फिर तुझे नहाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुझे कहाँ गर्मी लगती है? हाथ मुंह धो ले, क्यों पानी बर्बाद कर रही है? सुबह सुबह क्यों मजाक कर रही हो माँ? जाओ मेरे कपड़े रेडी कर दो। इतना कहकर हर्षिता कमरे में चली जाती है। हर्षिता को नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वेटिंग हुआ करती थी, जिसके कारण सर्दी हो या गर्मी उसका शरीर ज्यादातर ठंडा ही रहता था। समय बीतता है और एक दिन जब मेहुल कड़ी धूप में बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा होता है तो गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है कि तभी उसे अचानक से हल्की ठंडक महसूस होती है और वो मुस्कुरा कर देखता है तो हर्षिता वहीं खड़ी होती है। अरे हर्षिता, तुम यहाँ? ओ हेलो, अब बस पकड़ने के लिए तो बस स्टैंड पर ही आते हैं ना? मेरा मतलब उस दिन के बाद आज ऐसे अचानक मिल गई। वैसे आज बहुत गर्मी है ना? तुम्हें अप्रैल के महीने में ही गर्मी लग रही है, मई जून में तो तुम्हारे तोते उड़ जाते होंगे। सही कहा, मेरा तो मन ही नहीं करता कहीं बाहर जाने का। वैसे ये बस आ क्यों नहीं रही? दोनों काफी देर तक बस का इंतजार करते हैं लेकिन बस नहीं आती तो दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी का दरवाजा बंद करते वक्त मेहुल का हाथ दरवाजे में आ जाता है तो हर्षिता उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगती है। उसके ठंडे हाथ लगते ही मेहुल को राहत मिलती है। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी तुम्हें? तुम्हारे हाथ कितने गर्म हो रहे हैं। और तुम्हारे कितने ठंडे। एक बात बताओ, तुम्हें क्या हिम देवता का वरदान प्राप्त है? इतनी गर्मी में भी ठंडक रहती है तुम्हारे हाथों में? अरे वो मेरे हाथों में पसीना आता रहता है ना, इस वजह से ठंडे हैं। अच्छा, इसीलिए जब भी तुम्हें मिलता हूँ ऐसी ठंडी राहत मिलती है, मानो आसपास एसी चल रहा हो। तभी तो तुम्हें गर्मी का इतना एहसास नहीं होता होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे भी लगती है गर्मी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों का रास्ता कट जाता है। समय बीतता है, दोनों में नजदीकियां बढ़ती है। वो एक दूसरे को पसंद करते करते प्यार कर बैठते हैं, जिसके बाद दोनों अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताकर उनके आशीर्वाद से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। एक दिन हर्षिता की सास सुरेखा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हाय, ये धूप में थोड़ा बाहर क्या निकल गई, सर दुखने लग गया गर्मी से, तो कतई बुरा हाल हो रखा है। बहू, अरे बहू कहाँ है? यही हूँ सासू माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं? मेरा सर दर्द शुरू हो गया, जरा सर तो दबा दे मेरा।
सासू माँ तो ठंडा तेल डालकर आराम कर लो, मुझे भी बहुत काम करना है। मतलब और काम तेरी सास की तबीयत से ज्यादा जरूरी हो गया है क्या? थोड़ी देर सर दबा देगी तो तेरे हाथ नहीं घिस जाएंगे। अरे इतना भड़क क्यों रही हो? ठीक है, बैठो यहाँ। इतना कहकर हर्षिता सुरेखा के सर पर अपने ठंडे हाथ लगाती है और वैसे ही सुरेखा कहती है, बहू तो जिंदा तो है ना? इतनी ठंडी क्यों हो रखी है? कहीं बर्फ की सिल्ली से लिपट कर तो नहीं आई? नहीं सासू माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ही इतनी ठंडी रहती हूँ। क्या हुआ, मेरे छूने से आपको ठंड लगने लगी क्या? अरे इस सड़ी गर्मी में मुझे क्यों ठंड लगेगी? वो तो तेरा एकदम यूँ ठंडा हाथ लगा तो मैं चौंक गई। कुछ नहीं, दबा मेरा सर। जिसके बाद हर्षिता हल्के हल्के हाथों से सुरेखा का सर दबाती है। कुछ देर सर दबाने के बाद हर्षिता के हाथों में पसीना आने लगता है। तभी उसकी सास कहती है, कितना सुकून महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई भड़कते शोले में बर्फ की बाल्टी डालकर चला गया हो। पर बहू, ये मुझे अपना सर गीला गीला क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। आपका सिर दर्द चला गया तो मैं भी चली जाऊं? हाँ हाँ जा, कहीं तेरे पसीने वाले हाथ फिसलकर सर से गर्दन तक पहुंच गए तो तू तो मेरा गला ही दबा देगी। क्या सासू माँ, कुछ भी बोलती हो। हर्षिता वहाँ से चली जाती है। एक शाम जब वो सब्जियां लेकर मार्केट से लौट रही होती है, तभी सामने रहने वाले शर्मा जी के बेटे छुग्गू के पास से होकर गुजरती है तो उसे अपने पास ठंडक सी महसूस होती है। छुग्गू उसे पलट कर देखते हुए कहता है, ये लड़की थी या बर्फ का गोला? ऐसा लग रहा था कोई ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो बगल से। अरे ये तो मेहुल भाई के घर जा रही है। अच्छा, इसका मतलब ये भाभी जी हमारी। एक बार रात के समय जब हर्षिता खाना बनाकर कमरे में आती है, तभी लाइट चली जाती है तो हर्षिता कैंडल जलाती है और मेहुल उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। और मेरी एसी बीवी कहाँ थी अब तक? लाइट क्या गई, आपको शैतानियाँ सूझने लग गई? भला ये भी कोई टाइम है बत्ती जाने का? इतनी गर्मी लग रही है। अभी तुम मेरी बाहों में हो तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। जरा अपने ठंडे हाथ मेरे गालों पर तो लगाओ। ठंडे नहीं, गिलगिले हैं, हाथों में पसीना आ रहा है। तभी डोर बेल बजती है और सुरेखा दरवाजा खोलती है तो सामने छग्गू खड़ा होता है। अरे शर्मा की छोरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो आंटी लाइट चली गई ना, इसलिए आपके घर में एसी की हवा खाने आया हूँ। नालायक, मेरे घर में तो एसी ही नहीं है और होता भी तो बिना बत्ती के इस टाइम कैसे चलता? बताओ, चलता फिरता एसी तो है आपके यहाँ। कल ही मैंने उसे कपड़े सुखाते हुए देखा था छत पे। अरे कमबख्त के मारे, वो एसी ना है, मेरी बहू है। हाँ तो मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। वो क्या कि एसी से कम है। परसों बगल से गुजरी तो ऐसा लगा कि उस ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो। मेरी तो आत्मा में भी कूलिंग जाग गई। अच्छा रुक, तेरी कूलिंग को तो मैं सुलाती हूँ, छिछोरे। इतना कहकर सुरेखा बगल में पड़ी झाड़ू उठाकर उसे कूटना चालू कर देती है और मारते मारते उसे उसके बाप के पास छोड़ के आती है। अगले दिन हर्षिता हॉल में पोछा लगा रही होती है कि तभी सुरेखा गीले फर्श पर फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि हर्षिता उसका हाथ पकड़ लेती है। सुरेखा चैन की सांस लेती है कि तभी पसीने के कारण हर्षिता के हाथ से उसकी सास का हाथ फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। हाय चुड़ैल, छोड़ा क्यों मुझे? अरे सासू माँ, पसीने के कारण आपका हाथ फिसल गया। अरे पसीने की दुकान, तू अपना इलाज करवा। भला इतना पसीना भी आता है क्या किसी को? ओहो सासू माँ, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है जिसका मैं इलाज करवाऊं। पसीना आता है और फिर थोड़े टाइम बाद अपने आप छूमंतर हो जाता है। समझ गई, अब मुझे उठा भी ले। तभी वो सुरेखा को उठने में मदद करती है और ऐसे ही समय के साथ उसे भी ज्यादा पसीना आना बंद हो जाता है। आशीष गुस्से से लाल पीला होकर अपनी पत्नी ढोलकी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालते हुए बोलता है, कर ली अपनी मनमानी। अरे तुमको कितनी बार बोला है ये ढोल की तरह जगह जगह बजना बंद करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये ढिंढोरा पीटने की आदत ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ इससे पहले। आखिर ऐसा क्या हो गया है इन दोनों पति पत्नी के बीच जो बात यहाँ तक आ गई? जानने के लिए चलिए थोड़ा समय पीछे चलते हैं। ढोलकी एक चुलबुली सी लड़की थी और बिल्कुल अपने नाम जैसी थी। उसका काम था हर छोटी बात का ढिंडोरा पीटना।
कई बार तो उसने अपने घर की ऐसी ऐसी बातें मोहल्ले भर में बताई जो कि सिर्फ घर वालों तक ही रहनी चाहिए। उसके इसी स्वभाव के चलते उसकी माँ मीनल उसकी शादी को लेकर परेशान रहती थी। एक शाम मीनल को पंडित जी का कॉल आता है जो उसकी बेटी के लिए आशीष नाम के लड़के का रिश्ता बताते हैं, जिसको सुनकर मीनल ढोलकी को आवाज लगाते हुए बोलती है, ढोलकी, ओ ढोलकी, कहाँ है? इधर आ। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? ढोलकी, तुझे देखने कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो ये बात तो किसी को मत बताइयो, और हाँ, अच्छे से तैयार रहियो। ठीक है माँ। ढोलकी अपनी माँ की बात सुनने के बाद वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त निशा को कॉल करके बोलती है, निशा, तुझे पता है कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देख, तुझे बता रही हूँ, किसी को मत बताइयो, खास करके उस शालिनी को। अच्छा, मैं रखती हूँ। कॉल कट करके ढोलकी शालिनी को कॉल करती है और उससे बोलती है, शालिनी यार, मुझे ना तेरा मेकअप चाहिए। वो क्या है ना, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुझे बता रही हूँ, बताइयो मत किसी को। अच्छा चल, बाय। शीतल का कॉल कट करके ढोलकी मोहल्ले की सारी औरतों के पास जाकर ढिंडोरा पीट देती है कि कल उसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ये सुनकर सारा मोहल्ला खुसर पुसर करने लगता है। अगले दिन जब आशीष अपनी माँ कुंती के साथ ढोलकी के घर आता है तो पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा होकर उनको आता देख रहा होता है। ये देखकर आशीष अपनी माँ से बोलता है, माँ, क्या इनके पूरे मोहल्ले को पता है हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, जो ये लोग हमको ऐसे घूर रहे हैं? पता नहीं लल्ला, क्या पता इनके यहाँ अच्छे लोगों को देखने की आदत नहीं है, इसलिए देख रहे होंगे। लोगों की आंखों के बीच से आशीष और कुंती ढोलकी के घर आते हैं, जहाँ उनकी माँ मीनल उनका स्वागत करती है और उन्हें चाय नाश्ता देती है। जिसके बाद कुंती मीनल से बोलती है, ये आपके मोहल्ले वाले हमको ऐसे क्यों घूर रहे थे? घूर रहे थे? कहीं इस ढोलकी की बच्ची ने ढिंढोरा तो नहीं पीट दिया? ये लड़की भी ना। हाँ, ऐसे मानो जैसे सबको पता हो कि हम यहाँ लड़की देखने आने वाले हैं। वो बहन जी, यहाँ के लोगों को कान लगा के सुनने की आदत है, फिर बस एक के बाद बात दूसरे को पता लग ही जाती है। अरे मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बातों का ढिंडोरा पीट दे। अरे अपने घर की बात हो या किसी और के घर की हो, सबको बताने वाली थोड़ी होती है। कुंती के इस स्वभाव के चलते तो उसकी बहू उससे बिल्कुल विपरीत होने वाली थी। तो कुछ देर में ढोलकी सबके सामने आती है, जिसके बाद आशीष को वो पसंद आ जाती है और दोनों के परिवार वाले कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तक करवा देते हैं। शादी के बाद ढोलकी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, लेकिन उसकी बातों का ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं जाती। एक दिन उसकी सास उसको 50,000 रुपए देते हुए बोलती है, बहू, ये पैसे कल तेरी ननद मीशा को भेज रहे हैं, वो दूसरे शहर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए आशीष बड़ी मेहनत करके ये पैसे जोड़ता है, तो तू इसे संभाल कर रख दियो। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं संभाल कर रखती हूँ। ढोलकी पैसों को अलमारी में रख देती है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन आशा के घर जाती है, जहाँ वो ढोल की तरह बजकर सब कुछ उसे बता देती है। फिर वो वापस आते हुए दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक सबको ये बात बताती है कि उसके घर में 50,000 रुपए पड़े हैं। शाम होने पर जब आशीष के मोहल्ले में एक पान वाला उसे देखकर बोलता है, अरे आशीष बिटवा, घर में इतना पैसा काहे रखते हो? अरे कौन चोरी वारी कर लेगा? क्या मतलब, कौन से पैसे? अरे जो मीशा बिटिया की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए हैं। आपको किसने बताया हमारे घर पैसे रखे हैं? मुझे तो दूध वाला बता रहा था। पान वाले की बात सुनकर आशीष भागते दौड़ते हुए घर जाता है, लेकिन रास्ते में उसको और भी कई लोग पैसे ऐसे घर पर ना रखने की चेतावनी देते हैं, जिसके कारण वो घर आकर चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाकर कहता है, माँ, माँ कहाँ हो? यहाँ आओ। क्या हो गया? क्यों फटे ढोल की तरह बजे जा रहा है? बज तो आप रही हैं। मैंने आपको आशा की पढ़ाई के पैसे संभाल कर रखने को दिए थे, ना कि इस पूरे मोहल्ले में उन पैसों का ढिंडोरा पीटने को। क्या? पर मैंने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा। अरे पैसे तो बहू के पास हैं। दोनों माँ बेटे ढोलकी को घूरने लगते हैं। तभी वो सच बताती है कि उसने ही दूध वाले
और सब्जी वाले को बताया था। आशीष उससे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अंत में उसे समझाकर उससे पैसे लेकर एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सोने चला जाता है। उस रात उनके घर में चोर आते हैं और पैसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुबह होने पर पूरा घर बिखरा होता है। ये देखकर आशीष सबसे पहले छुपाए पैसों को देखता है तो वो सही सलामत होते हैं, जिसके बाद वो बोलता है, देखा, अगर कल मैंने समय रहते तुमसे पैसे नहीं लिए होते तो आज तुम्हारे ढिंडोरा पीटने के कारण घर में चोरी हो जाती। माफ कर दो मुझे आशीष जी, अब से ऐसा नहीं होगा। आशीष ढोलकी को माफ कर देता है, लेकिन उसकी ये आदत कहाँ बदलने वाली थी। वो अब भी बातों का ढिंडोरा पीटने से बाज नहीं आती। एक दिन उसकी ननद मीशा रोते हुए घर आती है और उसको ऐसे अचानक पढ़ाई को बीच में छोड़कर आता देख उसका भाई उससे पूछता है, छोटी क्या हुआ, तू अचानक ऐसे आ गई? अभी तो तेरे फाइनल एग्जाम्स होने थे। अरे तो रो क्यों रही है, बताना क्या हुआ। माँ, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी इच्छाओं का गला घोट दिया, आपका सर शर्म से झुका दिया। ऐसा क्या हुआ, बता तो सही। मीशा रोते हुए उसे बताती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उसे धोखा देकर चला गया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर आशीष और कुंती के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। उनकी बिन ब्याही बेटी माँ बनने वाली है। इसकी खबर अगर लोगों को पता लगी तो उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये सब सोचते हुए आशीष अपनी बहन से बोलता है, मीशा, तूने ये सही नहीं किया। हमने तुझे पढ़ने भेजा था और तूने हमारे भरोसे का ये सिला दिया। भैया मुझे माफ कर दो, आप कहो तो मैं मरने को तैयार हूँ। आखिर गलती मेरी है, आप सब क्यों भुगतोगे? चुप रह, तेरे भाई के होते हुए तू मरने की सोच भी कैसे रही है? सब सुन लो, मीशा माँ बनने वाली है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं जल्द ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा दूंगा, जो इसको और इसके बच्चे को अपनाने को तैयार होगा, वरना पूरी जिंदगी मेरी बहन की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मीशा को उसकी माँ कमरे में ले जाती है और दूसरी तरफ ढोलकी अपने कमरे में जाकर अपनी आदत से मजबूर होकर अपनी माँ को कॉल लगाकर बोलती है, माँ आपको पता है मेरी ननद प्रेग्नेंट है, वो भी बिना शादी के। तो बेटा ये बात किसी बाहर वाले को मत बताइयो, वरना तेरे ससुराल की बदनामी होगी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। ढोलकी अपनी माँ से बात करके अपने पड़ोसन आशा को कॉल करती है और खुद से बोलती है, आशा तो अपनी ही है, उसको बता देती हूँ। ढोलकी आशा को कॉल करके सब बता देती है और देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। जिसके बाद आशीष को उसके रिश्तेदारों का कॉल आता है। मोहल्ले वाले उन्हें ताने मारना शुरू कर देते हैं और मीशा अपने परिवार की बदनामी को देखते हुए खुद को कमरे में बंद करके खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते आशीष दरवाजा तोड़कर अपनी बहन को गलत कदम उठाने से बचा लेता है। जिसके बाद मीशा बोलती है, भैया मुझे मरने दो, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है, अब तो मेरी शादी भी नहीं हो सकती और आप सबकी मैंने थू और करा दिया है। मुझे इस घर से चले ही जाना चाहिए। इस घर से तू नहीं, कोई और जाएगा, जिसने ये ढिंडोरा पीटा है वो। आशीष गुस्से से लाल पीला होकर अपनी पत्नी ढोलकी का हाथ पकड़ के उसे घर से निकालते हुए बोलता है, कर ली अपनी मनमानी। अरे तुमको कितनी बार बोला है यूँ ढोल की तरह जगह जगह बजना बंद करो, लेकिन तुम्हारी ये ढिंडोरा पीटने की आदत ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ इस घर से, इससे पहले मैं तुम पर हाथ उठाऊं। खुद ब खुद इस घर से चली जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी घर की बातें किसी को नहीं बताऊंगी। अब क्या फायदा, जो करना था कर चुकी तुम। अरे आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर जाती, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। आशीष रुक जाओ बेटा, पहले ही हमारी जगहसाई हो चुकी है और अब बहू को निकाल कर और मत करवाओ। और बहू तुम्हें भी ये समझना होगा कि हर चीज का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, कुछ बातें घर वालों तक ही सीमित रहे तो ही ठीक होती हैं। कुंती ढोलकी को घर से निकलने से तो बचा लेती है, लेकिन उसको वापस अपने परिवार का भरोसा जीतने में समय लगता है। साथ ही उसके कारण हुई उसकी नंद मीशा की बदनामी के चलते वो उसके बच्चे को गोद लेकर उसको वापस पढ़ाई करने के लिए भेज देती है और समय के साथ आशीष भी ढोलकी को माफ कर देता है।
और उसकी ये हर बात का ढिंडोरा पीटने की आदत अब पूरी तरह छूट जाती है। अभिमन्यु हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपनी व्हाइट कोट निकालकर चेयर पर रखता है और अपना बैग लेकर निकल ही रहा होता है कि तभी एक नर्स भागते हुए उसके पास आकर बोलती है, डॉक्टर अभी एक इमरजेंसी पेशेंट आया है, आपको उसे देखना होगा। अभी इस वक्त? हाँ डॉक्टर, क्योंकि बाकी के डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में हैं, तो आपको ही उस पेशेंट को अटेंड करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो। इतना बोलकर वो अपना कोट पहनकर नर्स के साथ भागते हुए पेशेंट के पास जाता है और देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके चेयर पर बैठी हुई है और बार बार अपने हाथ की चोट को देखे जा रही है। जिसके बाद अभिमन्यु नर्स को धीरे से बोलता है, तो यही है वो इमरजेंसी का पेशेंट। इसके तो बस हाथ में चोट आई है, वो भी मामूली सी। इसकी ड्रेसिंग तो आप भी कर सकती थी नर्स। सॉरी डॉक्टर, मुझे लगा कुछ सीरियस होगा, पर आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। नो प्रॉब्लम, अब इतना भाग कर आया हूँ तो खुद ही देख लेता हूँ। इतना कहकर वो उस लड़की के पास जाता है और जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो देखकर चौंक जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद अभिमन्यु बोलता है, अनाया तुम यहाँ? डॉक्टर ये लीजिए कॉटन। क्या क्या कहा? ये इंसान? नर्स, सफेद कोट वाला हर इंसान डॉक्टर नहीं होता। आप असली डॉक्टर को लेकर आओ, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बट मैम ये सच में डॉक्टर है, डॉक्टर अभी, और ये आपको यहाँ अटेंड करने आए हैं। थैंक यू नर्स, मुझे आइडेंटिफाई कराने के लिए। सो मिस अनाया, अब आप मुझे अपने जख्म दिखाएंगी, मुझे ड्रेसिंग करनी है। इतना कहकर वो उसकी ड्रेसिंग करने लगता है और साथ साथ उसे बार बार देखता रहता है और खुद से बोलता है, कितने समय बाद देख रहा हूँ इसे, पर अभी भी इसका चेहरा कितना मासूम, कितना प्यारा लग रहा है। आराम से, मेरा हाथ अभी भी दर्द हो रहा है। हाँ हो गया बस, तुम तो अभी भी बच्चों की तरह रोती हो। इतना बोलते ही अनाया अपना हाथ खींच लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु भी अपने घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकलने लगता है। तभी वो देखता है कि रोड के दूसरी तरफ खड़ी अनाया टैक्सी का वेट कर रही है और अभिमन्यु के कदम उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ आरोही आती है और अभिमन्यु के गले लगकर बोलती है, डॉक्टर अभी, आपकी पार्टनर यहाँ है, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, मैं तो बस। आई नो, तुम मुझे ही पिकअप करने आ रहे थे ना, पर देखो मैं खुद ही यहाँ आ गई। चलो जल्दी, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। चलो 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 भी। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और ये सब अनाया देख लेती है। रात को अभिमन्यु अपने कमरे में बैठकर अपने बीते पल में खो जाता है। ये 2 साल पहले की बात है, जब अभिमन्यु और अनाया कॉलेज में पहली बार मिले थे। अनाया अपने दोस्तों के साथ हंसती खिलखिलाती बातें कर रही होती है। तभी अभिमन्यु फोन पर बातें करते हुए उससे टकरा जाता है और अनाया बोलती है, अरे मुझे समझ में नहीं आता, लड़कियों से टकराने का फैशन बना लिया है क्या तुम लड़कों ने? कितने जोर से लग गई मुझे। सॉरी मिस, बट ऐसे फैशन का शौकीन मैं नहीं हूँ, समझिए आप, गलती हो गई। हाँ तो ठीक है ना, प्यार से भी तो बोल सकते हो तुम, ऐसे घूरो मत। ऐसा लग रहा है जैसे नजरों से ही खा जाओगे। बिल्कुल नहीं। उसके इतना बोलते ही अनाया भी हंसने लगती है और ऐसे ही हंसते हंसते दोनों की आपस में बातचीत बढ़ जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उन दोनों की रिलेशनशिप को 1 साल हो जाता है। उन दिनों अभिमन्यु अपनी इंटर्नशिप में बिजी होता था और अनाया को टाइम नहीं दे पाता था। ऐसे ही एक दिन अनाया उसके ऑफिस उससे मिलने जाती है, लेकिन वो मीटिंग में बिजी होता है, इसीलिए वो उसके कैबिन में वेट करती है और खाली बैठे बैठे उसे कुछ नहीं सूझता तो वो अभिमन्यु के डेस्क पर बिखरे पेपर्स को समेटकर एक फाइल में सेट कर देती है और थोड़ी ही देर में अभिमन्यु कुछ कलीग्स के साथ वहाँ आता है और बोलता है, मैंने सारे पेपर सेपरेट करके रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाया तुम यहाँ? हाय, कैसे हो? 1 मिनट अनाया। हाँ, अरे मेरे सारे पेपर्स कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। वो जो पूरे डेस्क पे बिखरे हुए थे, मैंने उन्हें अच्छे से फाइल में पिन अप कर दिया है। क्या अभिमन्यु अब क्या करेंगे? अनाया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो बिखरे पेपर्स नहीं थे, मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से अलग किया था। तुम्हें किसने कहा था मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए?
अरे मुझे तो समझ नहीं आता तुम यहाँ आई ही क्यों? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। शिट यार। सॉरी अभी, मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आई थी। अरे यार 5 ही दिन तो नहीं मिला ना मैं तुमसे। इतनी भी क्या पागल हो गई कि मेरे ऑफिस ही आ गई? अरे मैं कहीं मटर गश्ती नहीं कर रहा था, समझी तुम? इतनी इमेच्योर कैसे हो सकती हो यार? इट्स ओके अभिमन्यु, ऐसे मत चिल्ला, हम फिर से कर लेंगे। इतना आसान थोड़ी है जो फिर से कर लेंगे। लो अब मैडम का रोना शुरू। सही कहते हैं लोग, ये प्यार का चक्कर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अनाया चुपचाप रोते हुए अभिमन्यु की हर एक कटीली बात सुनती है और आखिर में उसे जोर से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वो आखिरी दिन था जब मैंने उसे देखा। उसके बाद आज इतने समय बाद उसका चेहरा देखकर दिल पता नहीं क्यों इतनी जोर से धड़क रहा था। इतना कहकर वो सो जाता है और ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अनाया कहीं जा रही होती है। तभी सामने की तरफ से एक ट्रक स्पीड से आ रहा होता है और वो उसे देखकर डर जाती है। वहीं खड़ी रहती है। ट्रक उसके पास आने ही वाला होता है कि तभी अभिमन्यु आकर उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है। पागल लड़की, बीच रोड पर खड़ी होकर क्या कर रही थी? उसे देखकर वो घबराते हुए रोने लग जाती है और उसे ऐसे देखकर अभिमन्यु उसे हॉस्पिटल ले जाता है और पानी देते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, रो मत, सब ठीक है। सॉरी, ट्रक को सामने से आता देख मैं फ्रीज हो गई थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लाओ मैं तुम्हारे चोट पर ना पट्टी बांध देता हूँ। वैसे तुम खुश तो हो ना अपनी लाइफ में? नहीं हो तब भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो नए पार्टनर के साथ, है ना? हाँ कह सकती हो, क्योंकि आरोही मुझसे सच में प्यार करती है। वो अलग बात है कि मैं बस उसे एज अ फ्रेंड ही लाइक करता हूँ। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आरोही वहाँ आकर बोलती है, मैं हूँ कि तुम्हें इतने कॉल कर रही हूँ पर तुम हो कि एक का भी आंसर नहीं दे रहे हो। अरे इतना भी क्या बिजी हो? हाँ मैं बस निकलने ही वाला था अभी। OMG, इतनी गहरी चोट, तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना। अभिमन्यु देख क्या रहे हो, जल्दी से ड्रेसिंग करो। वैसे है कौन ये? वो मेरी। हाँ, डॉक्टर अभी की पेशेंट हूँ। इसके अलावा और हो भी कह सकती हूँ। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। हाँ यार आरोही, तू भी ना फालतू ही सवाल पूछती है। पेशेंट ही होगी ना, लवर थोड़ी होगी। जिसके बाद अनाया वहाँ से चली जाती है और अभिमन्यु उसे देखकर मन में बोलता है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा उसके जाने से। दिल कर रहा है रोक लूं उसे किसी बहाने से। हाँ मैं नहीं जाना चाहती, तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी वापसी चाहती हूँ किसी भी हाल में। ऐसे ही समय बीतता है। अनाया और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। एक दिन अभिमन्यु पार्क में उदास अकेला बैठा होता है। तभी आरोही उसके पास आकर बोलती है, हे मेरे क्यूटी पाई, पता है आज मैंने तुम्हें कितना मिस किया। काश तुम मेरे साथ होते। पता है आज मैंने क्या क्या किया? बस आरोही, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो तुम एटलीस्ट मुझसे इतना तो पूछ लो कि क्या हुआ है। पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ही सुनानी होती है हमेशा, है ना? अभिमन्यु, तुम ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? ऐसे चिल्लाने का क्या मतलब है? सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। क्या हो गया का क्या मतलब है? अरे कोई लड़की से इस लहजे में बात करता है क्या? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे तुम? इतना बोलकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और अभिमन्यु भी हॉस्पिटल चला जाता है। जैसे ही वो रिसेप्शन पर जाता है, उसे वहाँ अनाया दिखाई देती है और वो उसे देखकर बोलती है, वो मैं अपनी रिपोर्ट्स लेने आई थी बस। वो इतना बोलती ही है कि अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में ले जाता है और गले लगाकर बोलता है, सॉरी, वेरी सॉरी अनाया, उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें सबके सामने कितना कुछ सुनाया था। तुमने न जाने मेरी कैसी कैसी बातें सुनी और उफ तक नहीं किया, जबकि मैंने तुम्हें दूसरों के सामने कितना कुछ सुनाया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी, वापस आ जाओ अनाया। शांत हो जाओ अभी। उस दिन मुझे भी तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर कभी ना अलग होने का वादा करते हैं और इस तरह दोनों की जिंदगी में उनके पहले प्यार की वापसी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।